मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कलेक्टर मनोज पुष्प ने किया सोलर पावर प्लांट गुड़ तथा रीवा सीधी मार्ग पर निर्माणाधीन टनल का अवलोकन। जुलाई माह से पहले रीवा सीधी टनल का हो सकता है उद्घाटन। अंतिम चरण में चल रहा है कार्य। आपको बता दें कि रीवा जिले के गुड़ तहसील के बदवार ग्राम में 750 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित है। इसमें पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। पावर प्लांट संचालन करने वाली 3 निजी कंपनी के प्रतिनिधियों तथा पावर गेट के अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने प्लांट की व्यवस्थाओं तथा बिजली वितरण की चर्चा की। इसके बाद कलेक्टर ने रीवा सीधी मार्ग में निर्माणाधीन सुरंग मार्ग का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प ने गुड़ क्षेत्र का भ्रमण किया। कलेक्टर ने रीवा सीधी मार्ग में मोहनिया घाटी में निर्माणाधीन 6 लेन सुरंग मार्ग का निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से सुरंग के निर्माण, गुणवत्ता, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, यातायात नियंत्रण तथा अन्य तकनीकी पक्षों की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि सुरंग मार्ग का निर्माण पूरा हो जाने से रीवा से सीधी के बीच की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। रीवा और सीधी के बीच यातायात सुगम होगा। रीवा तेजी से विकसित हो रहा शहर है। गुड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इसमें रीवा सीधी मार्ग पर यातायात में तेजी से वृद्धि होगी। सुरंग का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कराएं। इसमें प्रकाश पानी की निकासी तथा यातायात में नियंत्रण की उचित व्यवस्था करने रीवा कलेक्टर ने निर्देशित किया है। आपको बता दें कि सुरंग में कैमरा, अनाउंसिंग सिस्टम, प्रकाश तथा पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। टनल में यदि कोई वाहन रुकेगा तो कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम को तत्काल इसकी सूचना मिल जाएगी। टनल का आगामी 100 वर्षों तक का उपयोग किया जा सकेगा। निरीक्षण के समय एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार सौरभ द्विवेदी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा और सीधी के ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए जो टनल बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया और ये लगभग अंतिम चरण में है और हम लोग कोशिश करेंगे कि बरसात के पहले इसको समाप्त करके और इसको उद्घाटन भी करा लें और इसको चालू भी करें। ये रीवा और सीधी दोनों ज़िले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सोलर प्लांट तो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने आज उसको अवलोकन किया है। बहुत ही अच्छा चल रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 253 मेगावाट पीक पर भी पहुंचा है प्लांट। सोलर प्लांट के अधिकारियों के साथ और जो पावर ग्रिड के लोग हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बात की है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कि रिजॉल्व किया जाए, लेकिन हम लोग लगातार उसको देखते रहेंगे ताकि ये हमारी जो अच्छी धरोहर है उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दहशत फैलाकर सरकार से करोड़ों वसूलने की थी साजिश। बम टाइमर प्लांट करने वाले आरोपियों से पुलिस की पूछताछ हुई पूरी। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद भेजा गया जेल। आपको बता दें कि हाईवे में सिलसिलेवार बम टाइमर प्लांट कर 2 राज्यों की पुलिस की नींद उड़ाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें मास्टरमाइंड मैकेनिकल इंजीनियर दिनेश उर्फ दीपक दुबे निवासी मेरठ यूपी का था। इस दौरान सोहागी थाना प्रभारी सोहागी अभिषेक पटेल ने बताया कि नौकरी जाने के बाद आरोपी युवक बेरोजगार के दंश से जूझ रहा था और अपनी बेरोजगारी को लेकर वह सरकार को दोषी मान रहा था। इसके लिए उसने बम प्लांट करके सरकार से फिरौती लेने की योजना बनाई थी। पूछताछ में बताया गया है कि यूपी सरकार से 8 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी चिट्ठी उन्होंने नैनी में प्लांट किए गए टाइमर बम के साथ चस्पा की थी। आरोपियों की योजना थी कि वह इस तरह बम प्लांट करके पुलिस को परेशान करेंगे और परेशान होकर पुलिस उनको पैसा दे देगी। आरोपी 10 तारीख तक पुलिस रिमांड पर थे, लेकिन पूछताछ पूरी होने पर पुलिस ने बुधवार को वापस न्यायालय में पेश कर जिला अस्पताल में कोरोना जाँच कराई गई। तत्पश्चात उन्हें केंद्र जेल रीवा में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रस्तुत है सोहागी थाना प्रभारी अभिषेक पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, अभी ये बम कांड के जो आरोपी थे ये 3 को गिरफ्तार किया गया था। क्या चीज़ें निकल के सामने आई रिमांड के दौरान? इनकी रिमांड ली गई थी, पूछताछ की रिमांड ली गई थी। पूछताछ में अभी तक यही क्लियर हुआ है कि ये लोग नकली जो बम जैसा सर्किट बनाकर दहशत फैलाकर पैसे की मांग कर रहे थे। यही इनका अभी तक का मोटिव क्लियर हुआ है। फिर सर, ये पैसा किससे लेना चाह रहे थे? सरकार से या फिर किसी? सरकार से मांग कर रहे थे। जिस प्रकार से पत्र छोड़ रहे थे
उससे यही निकल कर आया कि बम रख कर दहशत फैला रहे थे और उसमें ये पैसे की मांग कर रहे थे। ये बताया कि कितने पैसे की इन लोग की डिमांड होनी चाहिए थी, होने वाली थी? नहीं, इन्होंने पैसे की मांग की थी, बस हमारे यहाँ कोई फिगर्स नहीं लिखे हुए थे कितनी डिमांड की गई थी। ये इलाहाबाद वगैरह में लिखे गए थे, हमारे यहाँ से कोई पत्र नहीं आया जिसमें पैसे के एग्जैक्ट फिगर्स लिखे गए हों। लेकिन मुख्य अभी तो यही क्लियर हुआ है कि इनका मोटिव यही था। इनके ऊपर भी सर कोई था कि बस ये आपस में ग्रुप बना करके नहीं, अभी तक की जांच में तो कोई ऊपर की कोई निकल के नहीं आया है। ये जो 3 लोग हैं मुख्य यही आरोपी हैं जो अभी तक की जांच में क्लियर हो पाया है। पहले भी ये कई जगह ऐसा कांड कर चुके हैं। हाँ, ये मार्च 2021 में नोएडा में रखा हुआ था और उसके पहले भी कई जगह, जैसे 2018 में अपने गढ़ थाने क्षेत्र में एक बम मिला हुआ, तो उनका भी वो भी इन्होंने किया हुआ था, इसको स्वीकार किया है। और लगातार जो 8 जनवरी से जो घटनाएं घटित हो रही थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और हमारे रीवा में, वो सभी इन्होंने स्वीकार की है। ये इन्हीं द्वारा की गई घटनाएं हैं ये सभी। शुभ नाम। रीवा के कवाड़ी मोहल्ले में सतना एवं रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग कार्रवाई में भी दोनों जिलों की पुलिस के हाथ लगा नशीली कप सिरप का जखीरा। सिविल लाइन पुलिस ने सुबह कार्रवाई करते हुए पकड़ी नशीली कप सिरप, एक आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें कि पुलिस को देख नदी में छलांग लगाकर वहीं भागे आरोपी। सिविल लाइन पुलिस के द्वारा आज सुबह कवाड़ी मोहल्ले में दबिश दी गई, जहां से नशीली कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं, जिसका नाम खुल्ला बताया जा रहा है। इसी दौरान रामपुर बघेलान थाना पुलिस एक आरोपी को लेकर कवाड़ी मोहल्ले पहुंच गई, जहां एसपी के निर्देश पर एक बार फिर कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देकर ललुआ नामक व्यक्ति के यहाँ से लगभग 300 से अधिक सीसी नशीली कप सिरप जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर बघेलान पुलिस ने मिर्जापुर से छिऔरा निवासी एक नशीली कप सिरप के तस्कर का पीछा करते हुए बेला में पकड़ा था, जिसकी निशानदेही पर रामपुर बघेलान पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले रीवा पहुंची थी। हालांकि दोबारा पुलिस के द्वारा दबिश देने पर मुख्य आरोपी ललुआ नदी में छलांग लगाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलक। संपत्ति कर वसूली में निकला नगर निगम का राजस्व अमला। शहर के आधा दर्जन से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किया गया सील। आपको बता दें कि संपत्ति कर न जमा करने वालों के खिलाफ निगम अमले द्वारा अब सख्ती भी बरती जा रही है। बुधवार को संपत्ति कर न जमा करने पर कॉम्प्लेक्स सहित आधा दर्जन दुकानों पर सीज की कार्रवाई की गई है। निगम अमले द्वारा की गई इस कार्रवाई में अन्य बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। बता दें कि शहर में करीब 2 सैकड़ा से अधिक संपत्ति कर बकायेदार हैं, जिनसे वसूली होनी है। फिलहाल संपत्ति कर जमा करने वाले बकायेदारों को निगम आयुक्त द्वारा नोटिस देकर सूचित भी किया जा रहा है। उसके बावजूद बकायेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे बकायेदारों को निगम अमले द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त के निर्देशन पर राजस्व विभाग के द्वारा इस समय संपत्ति कर वसूली की मुहिम को तेज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्च माह आने से पहले राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद राजस्व दल शहर में वसूली के दौरान राजस्व न चुकाने की स्थिति में दुकानों को भी सील कर रहा है। उक्त कार्रवाई में राजस्व अधिकारी रावेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त दीपक पटेल, राजस्व निरीक्षक नीलेश चतुर्वेदी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है राजस्व अधिकारी रावेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये क्या कार्रवाई की जा रही है? आज इसका संपत्ति कर बकाया था 54,000 रुपया, इसके तो नोटिस दी गई थी इसको, लेकिन नहीं जमा किया गया जा रहा इसका पैसे। ऐसे कितने लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? और हर जोन में करीब 50 जगह चिन्हित किए गए हैं और कार्रवाई तो चल रही है। किस चीज़ का बकाया है? संपत्ति कर बकाया हमारा। इनको नोटिस दी जा रही, कर्मचारी हमारे रोज आ रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो आज हम लोगों ने इसको सीज कर दिया कि भाई सीज की जाए कार्रवाई। तो ये कार्रवाई आगे भी अभी चलेगी, निरंतर जारी रहेगी। अभी कॉम्प्लेक्स को भी सीज किया गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स को भी? कॉम्प्लेक्स आपने सीज किया? जोन नंबर 4 में, छतपत नगर वार्ड नंबर 26 में। शुभ नाम आपका? रावेंद्र सिंह। अपराधों की रोकथाम के लिए मांगा सहयोग। बिछिया थाने में रीवा एसपी नवनीत भसीन ने किया जनसंवाद। इस दौरान खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। आपको बता दें कि बिछिया थाना परिसर में मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित शहर के तमाम थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान एसपी ने लोगों को उनकी समस्याओं को सुनना और उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया। मंगलवार को एसएफ मैदान में बिछिया व सिटी कोतवाली टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया था, जिसमें बिछिया टीम विजयी रही। एसपी ने विजेता व उपविजेता टीम को खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में एसपी ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने की मंशा तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आम लोग पुलिस पर विश्वास नहीं करेंगे।
जिस दिन आम लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, उस दिन अपराधी छिपने तक की जगह नहीं पाएंगे। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि आज जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए, महिला पुरुष और बच्चों ने इसमें भागीदारी की। पर्पज़ ये है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर हम लोग पुलिस और पब्लिक के बीच में संबंध कैसे मजबूत करें, पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कैसे कम करें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी लोगों से मिले हैं। हम लोगों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर का वितरण भी किया है। नशे के विरोध में काफ़ी संख्या में लोगों ने हमारा सहयोग करना प्रारंभ किया है। उसी के तहत कार्यक्रम आज रखा गया था। सर, कुछ आम जनता से अपील करना चाहेंगे? आम जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, नशे के विरोध में पुलिस का सहयोग करें और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9479997171 पर अधिकतम जानकारी भेजें। हम आपका नाम और नंबर गोपनीय रखेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के नए संगठन जिला प्रभारी एवं पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा पहली बार पहुंचे रीवा। दिन भर अलग अलग पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ की मंत्रणा। आपको बता दें कि 19 फरवरी को मनगांव में कार्यकर्ताओं के साथ घर चलो व घर घर चलो अभियान तथा सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उनके रीवा प्रवास की तैयारियों को लेकर जिला संगठन प्रभारी ने की समीक्षा। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास की नहीं बल्कि सांप्रदायिकता व वर्गवाद की पोषक है। उन्होंने आगे कहा कि रीवा जिले का कांग्रेस संगठन प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाए गए घर घर चलो कार्यक्रम तथा सदस्यता कार्यक्रम को जिस ईमानदारी के साथ पोलिंग बूथ में जाकर कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग कांग्रेस के साथ चलते हुए प्रदेश व जिले के विकास के लिए कांग्रेस की हुई चुनावी राजनीति में विजय दिलाएंगे। अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने यहाँ का प्रभारी बनाकर मुझे संगठन का कार्य करने की जवाबदारी दी है और उसमें सबसे पहले जो हमने काम अभी 2 दिन में चर्चा करके हाथ में लिया है वो 19 फरवरी को यहाँ विजिट कर रहे हैं। उनकी एक आम सभा और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी है मनगोवा में। और इसके साथ ही जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31 मार्च तक हमें उस काम को करना है। उस अभियान को तेजी आए, ब्लॉक स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हैं बराबर समुचित उसमें अभियान के रूप में उसे चला रहे हैं। उन्हें सदस्यता फॉर्म बराबर मिल रहे हैं जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। इसको भी सुनिश्चित करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाथ में लिया है वो है घर घर चलो अभियान, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी क्षेत्र में, शहरी, ग्रामीण, गरीब बस्ती सबों के बीच में जाके नौजवानों में, महिलाओं में, किसानों में अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है। जो कुछ भी कार्य कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में करे हैं उसका उल्लेख हम लोग कर रहे हैं। और जो आज शिवराज सिंह की सरकार में, मोदी जी की सरकार में महंगाई का इतना बड़ा बोझ आम जनता पर टूट पड़ा है, उनकी कुशासन के कारण, गलत निर्णयों के कारण, गलत फैसलों के कारण, उससे भी जनता को हम लोग अवगत करा रहे हैं। उसके साथ साथ और भी बातें आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की बात आ रही है, शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी की बात आ रही है। और जो किसानों के मुद्दे हैं वो तो ज्वलंत हैं ही। इस बजट में समर्थन प्राइस के बारे में, समर्थन मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा। जो 700 कृषकों की असामयिक डेथ हुई उस बारे में प्रधानमंत्री जी चुप रहे, वित्त मंत्री जी चुप रहे। कैसे एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी किसानों की, इतनी बातें कर रहे थे। इतना किसान फोरम को या किसान यूनियन को जो टिकैत जी को और उनके सहयोगों का आश्वासन दिया था उस पर भी कुछ नहीं कहा बजट में। प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण जो राष्ट्रपति का था, जो कल हुआ सदन में, परसों हुआ लोकसभा में, कल हुआ राज्यसभा में, उसमें भी कोई जिक्र नहीं किया। कैसे महंगाई पर अंकुश रखेंगे इसका भी कोई जिक्र नहीं है। और जो लोकसभा में इतना बड़ा घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ, 40 लाख करोड़ का लगभग,
39.45 करोड़ लाख करोड़, उसका घाटा कैसे पूरा करेंगे? आमदनी के स्रोत से 22 लाख करोड़ उन्होंने बताए, 18 लाख करोड़ का घाटा कैसे पूरा होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है उस बजट में जो प्रस्तुत किया गया है। आपने भी देखा होगा, सुना है हमने भी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। कल तो आएंगे ना।